इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला था कि आपको कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बोल के एक चीज है। एवरी प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम बोल के एक प्रोडक्ट होता था पहले, लेकिन मैं इसके लिए आपको दिखा रहा हूं कि एग्जाम में आपको कैसा आएगा। एग्जाम में वो लोग ऐसे 3-4 ऑब्जेक्टिव देंगे और आपको पूछेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किस प्रोडक्ट का है, इक्विटी का है, डेट का है, गोल्ड का है, हाइब्रिड का है, कौन सा है। सो वो लोग, वो क्वेश्चन ऐसा आएगा। सो इन्वेस्टमेंट इक्विटी का सिंपल है, अगर इक्विटी बोल के आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट कैपिटल अप्रिसिएशन फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ प्रिडोमिनेंटली इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो इक्विटी में इक्विटी करता है और आप देखते हैं टू कैपिटल अप्रिसिएशन और ग्रोथ। कैपिटल अप्रिसिएशन जब भी आता है इसका मतलब है वो इक्विटी प्रोडक्ट है। अभी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है। अगर आप देखते हैं किधर भी के इनकम बोल के लिखा है तो उसका इन्वेस्टमेंट कम जहां कर रहे हैं वो डेट में कर रहे हैं। डेट में इनकम आता है, इक्विटी में कैपिटल अप्रिसिएशन आता है। और एक कैटेगरी पूछ सकते हैं, उसका नाम है बैलेंस फंड। इसका मतलब है इसको इक्विटी को और डेट को मिला के एक प्रोडक्ट बनेगा, सो उसको बोलते हैं बैलेंस फंड, और अभी हाइब्रिड फंड बोलते हैं। सो उसका ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा कैपिटल अप्रिसिएशन और ग्रोथ एंड इनकम जनरेशन। ओके, सो 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। वो ऐसा कुछ 1, 2, 3 तीनों दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसका इक्विटी ओरिएंट, इक्विटी कौन सा, इक्विटी फंड का गोल कौन सा है और से ऑब्जेक्टिव कौन सा है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिस्क्राइब्स द पोर्टफोलियो नेचर इन ग्रेटर डिटेल्स। ओके, पॉलिसी, सो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किधर करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, किस किस कंपनियों में कर सकते हैं, किस किस कंपनियों में नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक पॉलिसी होता है, तो उसको पॉलिसी बोलते हैं। द पोर्टफोलियो विल बी जनरली, सो फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है पॉलिसी का, एक एक प्रोडक्ट का एक एक पॉलिसी हो सकता है। द पोर्टफोलियो विल जनरली कंप्राइज ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अराउंड 30 कंपनीज। 30 कंपनियों का लिस्ट होना चाहिए, विच मे गो अप टू 39। ऐसा एक पॉलिसी बनाया है कि 30 कंपनियों में मिनिमम डालेंगे, 39 कंपनियों में मैक्सिमम डालेंगे। तभी आपको क्वेश्चंस कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आपको इधर गोल्स में एक लाइन डाल दें कि ऐसा कुछ पॉलिसी का लाइन डाल दें और बोलेंगे कि इसमें गोल्स कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, सॉरी ऑब्जेक्टिव कौन सा है और पॉलिसी कौन सा है। तो आपको ऐसे देखना है कि ओके ये पॉलिसी होगा, क्योंकि इसमें डिस्क्राइब्स द पोर्टफोलियो नेचर इन ग्रेटर डिटेल्स, लार्ज जनरल बात करते हैं इधर। इन्वेस्टमेंट विल बी प्रिडोमिनेंटली इन मिड कैप स्टॉक्स। ओके, क्या है मिड कैप का मतलब, क्या है हम लोग बात करेंगे। 50% will be invested in equity related securities, the rest would be invested in money market securities. So इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऐसा लिखा होता है, और जो नीचे वाला है वो डेट बैलेंस फंड का पॉलिसी है, और ये जो है मिड कैप फंड का पॉलिसी है, और ये तो इक्विटी फंड का कुछ फोकस्ड फंड ऐसा लगता है। सो ऐसा पॉलिसी है। तो बेसिकली जनरल जो होता है वो पॉलिसी होता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो गया। स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्री डिसाइडेड एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट बोल के एक चीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द मार्केट मूवमेंट डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट टीम। इन्वेस्टमेंट टीम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करती है और वो स्ट्रेटेजी बनाती है। पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, पॉलिसी एक लिखत डिटेल है कि ऐसा 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 करेंगे, स्ट्रेटेजी चेंज होती है मार्केट के हिसाब से। स्ट्रेटेजिक मैंने जैसे बोला था, क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, सेम थिंग अप्लीकेबल। स्ट्रेटेजी में क्या डिस्कशन
हो सकता है? व्हाट आर द सेंटेंसेस? शुड वी इंक्रीज द लिक्विडिटी कंपोनेंट इन द स्कीम? क्या हमारा फंड में लिक्विडिटी है या नहीं है? लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है क्या? लिक्विडिटी का मतलब एनी इन्वेस्टमेंट सेल करने का, इजीली सेल करने का ऑप्शन रखना, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। शुड वी गो ओवरवेट ऑन द सीमेंट सेक्टर? सीमेंट कंपनियों में ज्यादा पैसा डालना है या बैंकिंग कंपनी में ज्यादा पैसा डालना है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डालना है, फार्मा कंपनी में डालना है, उसको डिसाइड करने को बोलते हैं स्ट्रेटेजी। शुड ही टेक एक्सपोजर इनटू फार्मा सेक्टर? सेम थिंग। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, अब आप सब लोग एक एक एडवांटेजेस डालिए म्यूचुअल फंड्स का। देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स का, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का और एज अ कॉन्सेप्ट का उसका एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज नंबर 1 है कि अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि 500 रुपए में भी मैं ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता हूं, 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, एक MRF टायर का शेयर का प्राइस है अराउंड 60-70,000 रुपीज। एक शेयर का प्राइस है 70,000 रुपीज। एक छोटा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी अच्छी है। अगर म्यूचुअल फंड में आता है तो उसको 500 रुपए में ये ऐसे बड़े बड़े 40-50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकेगा और उस डाइवर्सिफिकेशन में उसको बहुत कम कॉस्ट में आता है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है कि एवरी बाई एंड एवरी सेल में ब्रोकरेज आता है। ओके, लेकिन म्यूचुअल फंड में इवन दो फंड मैनेजर इज बाइंग एंड सेलिंग, आपके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम आता है, क्योंकि इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग टुगेदर। ओके, सो थर्ड वन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। 500 रुपए डालो या 5,000 करोड़ डालो, फंड मैनेज करने वाला वही है, सेम फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो जहां प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होता है, एक फंड मैनेजर होता है, इन्वेस्टमेंट टीम होता है, इन्वेस्टमेंट उसके फंड मैनेजर के नीचे 20-30 लोग असिस्टेंट फंड मैनेजर्स होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट कमिटी होता है वो सब डिसाइड करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो सब डिसाइड करते हैं। कन्वीनियंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड है, ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ है। तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके बाद में निकालना है तो वो है, 2 दिन में इन्वेस्ट करना है तो वो भी है, आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 50 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, वैसा प्रोडक्ट्स भी है। बहुत कन्वीनियंट ऑप्शंस है। रेगुलेटरी कंफर्ट है, सो सेबी रेगुलेटर है, एम्फी है जो एसोसिएशन बॉडी है, और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आई वुड से यस। सो इट्स अ रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। टैक्स बेनिफिट, टैक्स एडवांटेज एंड टैक्स डेफरल। बहुत लोगों ने बोला कि टैक्स बेनिफिट है, एक्चुअली टैक्स बेनिफिट अलग चीज है, टैक्स एडवांटेज अलग चीज है, टैक्स डेफरल अलग चीज है। हम ये तीनों क्लाइंट को नहीं बताते, आपको बताना है। टैक्स बेनिफिट का मतलब ये है कि आप अगर से फॉर एग्जांपल 4th चैप्टर में आएगा ये, मैं अभी बता देना चाहता हूं। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा इक्विटी के ऊपर। अगर आप 1 साल के बाद का पैसा निकालते हैं, अभी इन्वेस्ट करके 1 साल के बाद निकाल रहे हैं, तो आपको 10% कैपिटल गेन आएगा। नाउ इसको टैक्स बेनिफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके स्लैब के हिसाब से, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 30% देना पड़ेगा एफडी के ऊपर। लेकिन म्यूचुअल फंड में कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा आदमी है, टैक्स स्लैब को नहीं देखते, इक्विटी में स्पेशली, तो उसको स्ट्रेट अवे स्लैब दे देते हैं। आप 30% के स्लैब में आते हैं तो भी आपको 10% ही भरना है टैक्स। ओके, दैट इज टैक्स बेनिफिट। अभी टैक्स एडवांटेज क्या है? टैक्स एडवांटेज का मतलब है सेक्शन 80C प्रोडक्ट। आप अगर पैसा डालते हैं तो आपको
उसके ऊपर 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा और टैक्स एडवांटेज मिलेगा। इट्स नॉट टैक्स बेनिफिट, इट इज टैक्स एडवांटेज मिलेगा। तो टैक्स बेनिफिट अलग है, टैक्स एडवांटेज अलग है। और अगर इंडेक्सेशन लेते हैं तो वो टैक्स एडवांटेज आता है। टैक्स डेफरल क्या है? टैक्स डेफरल का मतलब है कि अगर लॉ के हिसाब से, अगर आप समझ लीजिए कि 5 साल का एफडी करते हैं, 5 साल का एफडी करते हैं और पहले साल का इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप इंटरेस्ट 5 साल के बाद ले रहे हैं, समझ लीजिए ऐसा है। लेकिन इंटरेस्ट तो अक्रू होता जाएगा कि जमा होता जाएगा बैंक में। सो एवरी ईयर एंड 5 साल में 5 बार आपको जब भी टैक्स फाइल करते हैं तो जो पैसा आपने निकाला नहीं है अब तक, वो बैंक पे पास ही है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। एफडी में, फिक्सेड डिपॉजिट में 5 साल का एफडी किया, पहले साल का इंटरेस्ट जमा हो रहा है अकाउंट में, वो एफडी में ही, फिर भी आपने पैसा निकाला नहीं है, फिर भी आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में डेफरल का एडवांटेज ये है कि आप 5 साल कीजिए, 10 साल कीजिए, 20 साल कीजिए, आपको टैक्स लायबिलिटी आता है। व्हेनेवर आप विड्रॉ कर रहे हैं तभी आपको टैक्स लायबिलिटी आएगा, बीच में टैक्स भरने का कुछ जरूरत नहीं है। सो अक्रूवल के ऊपर टैक्स नहीं आता, उसको बोलते हैं टैक्स डेफरल। ओके, इंपॉर्टेंट है। आप पूछिए अपने पेरेंट एआरएन से टैक्स बेनिफिट, टैक्स एडवांटेज एंड टैक्स डेफरल। एक टैक्स डेफरल क्या होता है पूछिए। ओके, बहुत कम लोगों को पता है, उनको बताइए कि ऐसा भी है। लिक्विडिटी, कभी भी आप सेल कर सकते हैं, दैट इज वन बिगेस्ट एडवांटेज। सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसने बोला, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिस्टमैटिकली आप इवन 5,000 रुपए, 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एक डिसिप्लिन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? सब अच्छा ही नहीं हो सकता, कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। लिमिटेशन है कि लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। मैं अगर 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं जाके किसी को नहीं बोल सकता एज पर रूल दैट नहीं, आपके शेयर्स में उधर इन्फोसिस है तो मेरे को इन्फोसिस अच्छा नहीं लगता, सो उसको निकाल दो उधर से, ऐसा नहीं बोल सकते। कस्टमाइजेशन, पोर्टफोलियो नॉट अवेलेबल। ओवरलोड ऑफ चॉइस है, बहुत कंपनियां हैं, 44 म्यूचुअल फंड कंपनी है अप्रोक्सीमेटली, और ईच कंपनी के पास 50 से 60 प्रोडक्ट्स हैं। सो हो गया 2000 प्रोडक्ट, कितना हो गया, हाँ, सो व्हाटएवर। तो उतने प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर इज रियली बर्डन्ड विथ टू मच ऑफ थिंग्स। वो कुछ देखने जाता है, उधर देखता है रिटर्न्स कम है, एनएवी ज्यादा है, कुछ कोई और कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, सो कंफ्यूज हो जाता है क्लाइंट। वो एक डिसएडवांटेज है। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। ओके, कंट्रोल कॉस्ट का लिमिटेशन है, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि नहीं कॉस्ट कंट्रोल करो, सो क्योंकि ये मास प्रोडक्ट है। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस। 1 मार्क का क्वेश्चन घुमा फिरा के इस पे पूछेंगे, सो आपको याद रखिए कि दीज आर द एडवांटेज और उसका मतलब क्या है। ओके, सो यस, okay, so tax benefit is basically a tax benefit that you take. Say it can be like टैक्स स्लैब के ऊपर से कम आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट देना, से टैक्स देना। लाइक टैक्स इक्विटी के ऊपर आपको 1 ईयर के बाद कैपिटल गेन टैक्स जो है वो सिर्फ 10% है, लेकिन आप अगर एफडी के ऊपर लेते हैं वो आपको आपके स्लैब के हिसाब से 10%, 20% एंड 30% के 3 लोगों के स्लैब है। ओके, और नीचे का 0 है, सो उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा आपके एफडी के ऊपर। लेकिन म्यूचुअल फंड में बेनिफिट यह है कि आपको सिर्फ 10% देना है, वेरस एफडी में आपको 20 या 30% देना है। दैट इज वन एडवांटेज। क्या होता है कि सेक्शन 80C में मिलता है, वो टैक्स एडवांटेज है। हम लोग बेनिफिट बोल के बोलते हैं, बट वो टैक्स एडवांटेज है। डेफरल एग्जाम में आएगा, टैक्स बेनिफिट और टैक्स एडवांटेज में डिफरेंस नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बट टैक्स डेफरल के ऊपर आएगा। टैक्स डेफरल का मतलब है इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स ऑन अक्रूड इंटरेस्ट,
आपको एक ही बार देना पड़ेगा। जब भी आप विड्रॉ करेंगे, सो जब भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे, वो रियलाइज्ड प्रॉफिट करेंगे। हमने देखा था कि रियलाइज्ड प्रॉफिट, सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स भरना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के ऊपर नहीं भरना है इन म्यूचुअल फंड्स। Whereas in FD you have to pay tax on unrealized, as per rule, unrealized accrued interest income. That's what it is. Classification by structure. Okay, अभी हम लोग क्या देखेंगे here? So और 10 मिनट है हमारे पास। म्यूचुअल फंड्स को डिफरेंट अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे क्लास में 60 लोग हैं, मैं आपको डिफरेंट विधान से क्लासिफाई कर सकता हूं। ओके, मैं ये बोल सकता हूं कि नॉर्थ इंडिया वाले एक क्लासिफिकेशन, साउथ इंडिया वाले एक क्लासिफिकेशन। ओके, मैं बोल सकता हूं कि लेडीज एक क्लास, जनरल जेंट्स एक क्लास, और एक हो सकता है कि चश्मा पहनने वाले एक कैटेगरी, चश्मा नहीं पहनने वाले एक कैटेगरी, गोरे दिखने वाले एक कैटेगरी, गोरे नहीं दिखने वाले एक कैटेगरी। सो सेम ग्रुप ऑफ पीपल आई कैन डिवाइड इन मल्टीपल वे। ओके, मल्टीपल वे में अलग अलग तरीके से मैं आपका डिवीजन कर सकता हूं, क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। सो म्यूचुअल फंड्स को भी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। सो जस्ट टू टेल यू, फिर से बोलने के लिए, चश्मा पहनने वाला काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। साउथ इंडिया वाला चश्मा भी पहन सकता है। सो ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कि तो आप अलग अलग तरीके से इसको समझे। तो मैं समझता हूं कि एग्जाम्पल अच्छा है। तो क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। ओके, क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर विदाउट फिक्स्ड मैच्योरिटी। ओके, ओपन एंडेड फंड्स, ओपन एंडेड फंड्स विदाउट फिक्स्ड मैच्योरिटी। ओपन एंडेड फंड का मतलब है कि आप जब चाहिए तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहिए तभी विड्रॉ कर सकते हैं। ओपन एंडेड है, कभी भी इन्वेस्ट करो, कभी भी विड्रॉ करो। ओके, दैट इज वन थिंग। विदाउट फिक्स्ड मैच्योरिटी, कुछ ऐसा नहीं होता कि 5 साल के बाद ही निकालना है, 10 साल के बाद नहीं, आप कभी भी डालिए। आप डालते वक्त सोचे होंगे कि 5 साल में डालना है, लेकिन निकालते वक्त से 10 साल हो गया, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक्सेप्ट ऑन ऑनगोइंग सेल्स एंड परचेज, सेल्स एंड रिपर्चेज। मैंने बोला आपने कि ऑनगोइंग में परचेज और रिडम्पशन कर सकते हैं फ्रॉम म्यूचुअल फंड ऑफिस और आईएससी और ऑनलाइन, और कुछ भी हो सकता है। ओके, देन डोंट वरी अबाउट दिस। लिक्विडिटी इज वेरी हाई, कभी भी निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी इज वेरी हाई। कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, ऊपर नीचे हो सकता है। ओपन एंडेड फंड। अभी और एक कैटेगरी है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड का फंड का मतलब है रन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो कभी आप एवरी टाइम नहीं निकाल सकते। ओके, और पैसा इन्वेस्ट करना है तो भी कभी चाहिए आपको तभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनका एक डेट होता है, इसी डेट में इन्वेस्ट करना है, तो उसी डेट में ही आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, कभी चाहिए तभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो वन इज ओपन एंडेड, वन इज क्लोज एंडेड। कंपल्सरीली लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। अभी सारे म्यूचुअल फंड यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, लेकिन 1 मार्क के लिए कंपल्सरीली लिस्टेड है ये प्रोडक्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। यूनिट कैपिटल इज कांस्टेंट। 1 मार्क क्वेश्चन यूनिट कैपिटल के ऊपर आएगा। हमने बोला था एनएफओ जब भी आता है वो यूनिट कैपिटल, उसको बोलते हैं यूनिट कैपिटल। अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्लाइंट बीच में नहीं आ सकता। सपोज एनएफओ हो गया, एनएफओ का पैसा खरीद ले लिया आपने, एनएफओ में पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में पैसा नहीं ले सकते। सो यूनिट कैपिटल इज कांस्टेंट, पैसा निकाल भी नहीं सकते, डाल भी नहीं सकते, तो यूनिट कैपिटल बिकम्स कांस्टेंट। ओके, एनएवी अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन यूनिट कैपिटल will remain as unit capital only. It is constant. Number of units will never change.
number of units will never change in close-ended funds. Interval fund close-ended in structure but becomes open-ended in specific period. इन दोनों के बीच का है इंटरवल फंड. ओपन एंड कभी एक्चुअली इट इज अ क्लोज एंडेड फंड, बट बीच बीच में वो लोग ऑप्शन दे देते हैं कि इंटरवल दे देते हैं, हाँ आना है तो आ जाओ, जाना है तो जाओ. ओके, जनरली आना है तो इनकमिंग होता है. सो क्लोज एंडेड फंड, इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करो, स्ट्रक्चर बट बिकम्स एन ओपन एंडेड एंड स्पेसिफिक पीरियड. Specific transaction period is minimum 2 days. No redemption during STP, stipulated transaction period. STP is specified transaction period. Minimum duration of interval is 15 days. So आज इंटरवल देके कल नहीं दे सकते फिर से. So minimum duration 15 दिन होना चाहिए. Okay. Transaction period minimum 2 days होना चाहिए. 2 दिन के लिए कस्टमर को, मिनिमम ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 दिन के लिए कस्टमर को ट्रांजैक्शन करने का टाइम देना चाहिए कि विड्रॉ करो या रिडम्पशन करो या इन्वेस्ट करो. यूनिट्स कंपल्सरीली लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस. यूनिट्स को कंपल्सरी अलाउड टू एग्जिट रूट बिटवीन इंटरवल्स. सो वेरी सिंपल. एक है ओपन एंडेड, ओके ऐसा समझ लीजिए. क्लोज एंडेड फंड जो है वो फ्लाइट के जैसा है, आप बीच में उतर नहीं सकते. ओके. ओपन एंडेड फंड जो है वो समझ लीजिए कि ट्रैम होता है कोलकाता में, ट्रैम के जैसा स्लोली चलता रहता है. लोग ऊपर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं. इंटरवल फंड जो है जैसे हमारा ट्रेन के जैसे होता है, स्पेसिफाइड स्पॉट में ही रुकता है, कस्टमर को लेता है, कस्टमर को छोड़ता है, चला जाता है. दिस इज द बेस्ट क्लासिक एग्जांपल आई कैन गिव. ये एक टाइप हो गया हमारा ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. ओके, हम इसके बारे में बात करके आज का क्लास क्लोज करेंगे. टाइप्स ऑफ फंड में बाय मैनेजमेंट स्टाइल में आप देख सकते हैं एक्टिव मैनेजमेंट फंड, मैनेज्ड फंड. सो ये सभी टेंशन अपने खुद के ऊपर ले रहा है. उसको स्टॉक सिलेक्शन भी करना है, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है वो भी देखना है, उसको कौन से कंपनी में नहीं डालना है, कौन से कंपनी में डालना है वो भी देखना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, सभी उसको ही देखना है. सो उसको बोलते हैं एक्टिव फंड मैनेजमेंट. सो ये ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर एक्टिव है या नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल ही ऐसा है. सो एक्टिव फंड मैनेजमेंट और पैसिव फंड मैनेजमेंट बोल के होता है. सो पैसिव फंड मैनेजमेंट में अगर कोई पैसिव फंड मैनेजमेंट स्टाइल में प्रोडक्ट करता है और इन्वेस्टमेंट करवाता है, और ये प्रोडक्ट का कैटेगरी जो है पैसिव फंड्स बोलते हैं उसको. ओके, एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स. इंडिया में ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो सभी एक्टिव फंड्स हैं. बहुत कम, एवरी कंपनी, हर एक कंपनी में 1 या 2 पैसिव फंड्स भी हैं. जैसे कि इंडेक्स फंड बोल के एक है, जो इंडेक्स फंड मैनेजर क्या करता है, वो ज्यादा इसके जैसे ज्यादा टेंशन नहीं लेता कि किधर इन्वेस्ट करना है, किधर नहीं करना है. वो क्या करता है, इंडेक्स जो है, कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी इज इंडेक्स, बीएसई इज इंडेक्स, और बीएसई 100 इज एन इंडेक्स, आईटी इंडेक्स है. सो इंडेक्स में जैसा है वो ही कॉपी पेस्ट करेगा वो. ओके, इंडेक्स में जैसा है वैसा ही कॉपी पेस्ट करेगा और डालेगा कि हाँ इंडेक्स में इतना है, इंडेक्स में इन्फोसिस है, विप्रो है, टाटा है, टीसीएस है, जो भी एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, उसी को लिस्ट को निकालेगा. कितना कितना है, 2%, 3%, 4%, 15%, उसी को निकालेगा और डाल देगा. उसको बोलते हैं पैसिव फंड मैनेजमेंट. सो हम लोग इस पर इधर हमारा क्लास रोकते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है.